नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन बैच में, कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में, जिसमें ऑल स्टेट्स कांस्टेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डेली रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं और कांस्टेबल लेवल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस फ्रेम करके लाते हैं आपके लिए, ताकि आप यूपीपी और सीआरपीएफ की जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक मोटिवेशनल कोट से कि हमारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ही केंद्रित रहना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी और कुछ नहीं दिखा, इसीलिए अर्जुन सफल रहा और बाकी महारथी असफल रहे। तो आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना है और उसी के हिसाब से काम करना है। देखिएगा, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो यार, अगर कोई वर्ग है, ठीक है, सपोज करो कोई वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 121 बता रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी 11 की, और जब भुजा हो जाएगी 11 की तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा 44, भुजा गुणित 4, 44। अब 44 सेंटीमीटर के तार को वृत्त में बना दिया गया है कि वृत्त के फॉर्म में डाल दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अगर इसकी परिधि 44 है, यानी 2 पाई r बराबर 44 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। 22 दूनी 44 खत्म हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे यहां तक। अगला सवाल ध्यान देना। एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है और 15 किमी प्रति घंटा की गति से लौट आता है। यदि कुल 6 घंटे लौट आता है, यदि कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल सवाल है ना, इस सवाल में बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। या तो दूरी निकालनी है आपको, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा, अगर ये सपोज करिए कि अगर 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 15 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो औसत चाल निकालिए। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय, और चाल हो गया 2 गुणित 10 गुणित 15 बटा 25 और गुणित समय हो गया 6। ठीक है, 2xy अपन x प्लस वाई। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 छाक 72। दूरी हो गई 72 किमी की। लेकिन ये कौन सी दूरी है? ये घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने, दो तरफा दूरी है, दोनों तरफ की दूरी है। तो ऑफिस टू होम जो डिस्टेंस होगा वो इसका आधा होगा, यानी 72/2 यानी 36 किलोमीटर होगा। कोई तकलीफ नहीं ना इसमें, कर लोगे। 36 किलोमीटर सही है। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि राम ने 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में, राम ने, देखिएगा सवाल में कुछ करेक्शन है, इसको सही कर लेते हैं ना। कह रहे हैं तो इसको पहला करेक्शन ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बड़ा करिए, आपको थोड़ा सा ठीक से विजुअल हो। ये देखिए, अब इसमें करेक्शन कर लेते हैं। पहला करेक्शन तो ये है कि ये 9 साल है। पहला ही करेक्शन ये है कि ये 3 ना हो के 9 है। तीन ना हो के 9 है। राम ने 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष
2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ राशि उधार ली थी, तो उसे कुल कितनी राशि उधार ली थी। सिंपल सवाल समझो बच्चा। कह रहे हैं कि 9 वर्ष के लिए ब्याज लिया था दर पे उधार, कोई राशि राम ने 9 वर्ष के लिए उधार ली थी और 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान कर दिया, ये ब्याज दिया, ठीक है, ब्याज दिया। क्या कह रहे हैं, अब उसमें कंडीशन लगा रहा है कि पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 9% और शेष अवधि के लिए ब्याज की दर 14% थी, तो कुल कितनी धनराशि उधार ली गई थी। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। भाई पहले 2 साल की ब्याज की दर कितनी है 6, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 9 और फिर 3 2 5 साल और कुल 9 साल का मामला है, तो बचा कितना 4 साल और 4 साल के लिए ब्याज की दर है 14, यानी 12%। मूलधन का 12% 2 साल में मिलेगा, मूलधन का 27% 3 साल में मिलेगा और मूलधन का 14 चौका 56, ठीक है, 56%, सॉरी 56% आपको मिलेगा 4 साल में। यानी कुल अगर आप जोड़ देंगे तो आपको कुल मिल जाएगा 95% इज इक्वल टू 13,300। 19 5 95, 19 7 163, 133 और 5% बराबर अगर 700 है तो 5% यहां लिख लेंगे, 5% बराबर 700, तो 100% 20 से गुणा कर लेंगे और 20 से इधर भी गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14,000। कोई दिक्कत नहीं ना, 14,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कागज का मूल्य 55 रुपए प्रति किग्रा है। कागज का मूल्य 55 रुपया प्रति किग्रा है। यदि 1 किग्रा कागज से 192 वर्ग मीटर क्षेत्र कवर किया जाता है तो 8 सेमी भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो भैया, 192 वर्ग मीटर, ध्यान देना, 192 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करने के लिए 1 केजी कागज, 1 किग्रा कागज चाहिए और 1 किग्रा कागज का मूल्य है 55। कह रहे हैं अगर 8 सेमी भुजा वाले घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 गुणित 8 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 64 छक्का 6 चौके 24, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको। ये 64 छक्का हो जाएगा आपका 4 9 दूनी 18 1 384 वर्ग मीटर। ये क्या आ जाएगा? घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। घन के क्षेत्रफल पे घन के पर जो कागज लगाना है वो 384 वर्ग मीटर है, जो 192 का 2 गुना है। यानी कितना कागज लगेगा? 2 केजी कागज लगेगा और 2 केजी कागज के लिए 110 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ध्यान से समझो बच्चा, 4% लॉस पे बेच रहा था, यानी रिटर्न कितना पा रहा होगा? 96%। ठीक है, कह रहे हैं अगर 120 में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता, यानी 108 मिलता, यानी 12% बराबर 120। 12% बराबर 120, 12% बराबर 120 है, तो 1% बराबर दोस्त 10, तो 11% का लाभ यानी 110% बराबर, यहाँ 110 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 110 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 12 10 में 120, तो कितना चाहिए?
तो 11% लाभ, 11% लाभ का मतलब 111, ध्यान दीजिएगा 11% लाभ का मतलब आपको चाहिए 111, ध्यान से समझ लीजिएगा 111%, 111 से गुणा इधर तो 111 से उधर गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 111 गुणित 0 यानी 1110 रुपए में बेचना होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई। 4% हानि पर बेच रहा था तो 96% पा रहा था, 8% लाभ पर बेचता तो 108% पाता। ये डिफरेंस 12% का था और ये तो कब होता जब मूल्य 120 रुपए हो जाता है, 120 रुपए अधिक में बेचता है, यानी 12% बराबर 120 तो 1% बराबर 10 तो 111% बराबर 1110। देखो यार सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना जरा। कह रहे दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 2 और 60 है, ठीक है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है तो दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर मौसा 2 है तो संख्याएं क्या होंगी 2x 2y, तो एलसीएम कितना हो गया 2xy और 2xy बराबर 60 या xy बराबर 30 और 30 को जब 14 अंतर है 2 रहने पे तो अंतर 7 होगा, यहाँ पे 3 और 10 में तोड़ लो तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये क्या है x है अगर और ये y है तो संख्याएं हो जाएंगी 2x बराबर 6 और 2y बराबर 20 और अंतर भी कितना है 14 है, यानी छोटी संख्या 6 होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। अगर किसी संख्या का मौसा दिया है तो संख्या उसी के मल्टीपल के फॉर्म में लेते हैं, नंबर उसी के मल्टीपल के फॉर्म में ही लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 2x और 2y, एलसीएम ले लोगे इसका 2xy इक्वल टू 60, xy इक्वल टू 30, 3 और 10 तो संख्या 6 और 20। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी ने, ध्यान देना ये थोड़ा सा छूटा है, ए बी और सी ने, ए बी सी ने एक कार को 24,160 रुपए में किराए पर लिया। ए 7 घंटा, बी 8 घंटा और सी 11 घंटा इसका उपयोग किया तो ए कितने रुपए किराया देगा। देखो पहले तो देखो ए बी सी ने जिस अनुपात में उपयोग किया होगा उसी अनुपात में किराया देंगे, सिंपल बात। 7 घंटा ए, 8 घंटा बी और 11 घंटा सी, यानी 7 8 7 15 और 11 26 घंटा। 26 घंटे का पेमेंट कितना है दोस्त, 26 घंटे का पेमेंट इन्होंने किया है 4,160 का, सॉरी ये 24,000 नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये मिसप्रिंट गलती से छप गया है, 4,160 रुपया। तो 1 घंटे का कितना हो गया, 1 घंटे का आपको मिलेगा 1 घंटे का आपको मिलेगा 26 है और 4,160 है तो 13 तियां 39, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 2 13 दूनी 26, 1 16, 1 का कितना होगा 16 1 घंटे का, तो ए का कितना है 7, 7 बराबर होगा 112 और ये 0 हो जाएगा। 1120 रुपया इसको ए को पेमेंट करना होगा। फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। जिस अनुपात में कार का उपयोग जो किया होगा उसी अनुपात में कार के किराए का भुगतान करेगा। ए 7 घंटे यूज किया, बी 8 घंटे और सी 11 घंटे, तो 8 7 15 11 26 घंटे कार यूज हुई और 26 घंटे का किराया 4,160 हुआ तो 1 घंटे का किराया 160 हुआ। क्लियर ना बात। अब क्या कह रहे हैं, तो ए कितना देगा, ए ने 7 घंटा यूज किया तो 1 घंटा का अगर 160 है तो 7 घंटा का 16 7 112, 1120 रुपए। ठीक, आगे बढ़िए। यदि दो संख्याएं बी और 4b का औसत 10 है तो बी का मान,
कह रहे हैं b प्लस 4b का औसत बटे 2 बराबर 10 है, यानी 5b बराबर कितना है 20 है, तो b बराबर क्या होगा 4, b बराबर 4 होगा। आपका आंसर सी सही होगा। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं कि P और Q एक साथ 36 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। चलो P प्लस Q 36 दिन में पूरा करते हैं, जबकि एक साथ 30 दिन तक कार्य करने के बाद Q कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य P 10 दिन में पूरा करता है, तो Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि अगर P Q 30 दिन तक काम करते और Q प्लस P A प्लस B, अच्छा ये Q होना चाहिए था, सॉरी ये Q है, P प्लस Q अगर 36 दिन काम करते तो काम खत्म हो जाता। 30 दिन काम किया यानी P प्लस Q का कितने दिन का काम रह गया, P प्लस Q का 10 दिन का काम रह गया, जिसे P ने कितने दिन में पूरा किया, 6 दिन का काम रह गया, सॉरी P प्लस Q का 6 दिन का काम रह गया, जिसे P ने 10 दिन में पूरा कर दिया। तो P प्लस Q का 36 दिन का काम, ध्यान से समझ लो इसको, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर से बता देता हूं आपको, टाइम एंड वर्क का चैप्टर का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं कि P प्लस Q अगर 36 दिन में कर सकते हैं और PQ ने 30 दिन तक काम किया, तो PQ का कितने दिन का काम छूट गया भाई, P प्लस Q ने अपने हिस्से का 6 दिन का काम छोड़ दिया, जिसको P ने अकेले 10 दिन में पूरा कर दिया। सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक। अब अगर PQ के 6 दिन के काम को P अकेले 10 दिन में कर सकता है, तो PQ के 36 दिन के काम को P अकेले कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है। P प्लस Q किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, P उसको कर सकते हैं, PQ ने मिलकर 30 दिन काम किया, यानी PQ ने कितने दिन का काम छोड़ दिया अपना, 6 दिन का काम, और ये जो 6 दिन का काम PQ ने छोड़ा, P ने 10 दिन में पूरा कर दिया, यानी आप ये कह सकते हैं कि PQ के 6 दिन का काम P 10 दिन में करता है, यानी PQ के 36 दिन का काम P अकेले 60 दिन में करेगा। तो P का कितने दिन में कर दिया काम, 60 दिन में। अब एक 36 और 60 का एलसीएम हो गया 180, 36 पचे 180 और 60 त्रिके 180, घटा लोगे तो Q का एक दिन का काम दोस्त निकल के आएगा 2, 5 छक 30, 5 से 15 3 18 2। तो Q पूरा काम कितने दिन में करेगा, 180 अकेले। तो अकेले Q कितने दिन उस कार्य को पूरा कर पाएगा, बटा 2 बराबर 90 दिन। यहां कोई ऑप्शन नहीं है, ये डी ऑप्शन जो है यही 90 होगा। 90 डेज में ये क्वेश्चन, ये सॉरी 90 डेज में Q उसको पूरा कर देगा। और आप चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर भी चेक कर सकते हैं, और उसके चेक करने का तरीका यह है कि P प्लस Q का 6 दिन का काम, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आप इसी तरह से सॉल्व कर लें, फिर भी देख ही लीजिए। P प्लस Q का 6 बराबर P का 10, यानी P बाई Q जब यहां से निकालेंगे तो आपको 3/2 मिलेगा, देख लेना, ठीक है, ये काम का अनुपात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 घंटियां 30 मिनट 130 मिनट 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 1 सही 1/2 घंटा 45 मिनट के अंतर, 1 घंटा 45 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट। देखिए बड़ी चीज छूट गई यहां, कह क्या रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्त। 4 घंटियां, ओहो, 4 घंटियां 30 मिनट 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटे और 1 घंटा 45 मिनट है, जहां सिर्फ 45 लिखा है, ये 1 आवर 45 मिनट है, छूट गया 1 घंटा।
ध्यान से समझ लो, ये 1.5 घंटे और यहाँ 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हुई, तो ये पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? बड़ा सवाल इसलिए कि इसका एलसीएम ही बहुत बड़ा आएगा। कह रहे हैं कि पहली घंटी हर 30 मिनट पे बजती है, दूसरी घंटी हर 60 मिनट पे बजती है, तीसरी घंटी हर 90 मिनट पे बजती है, और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब चौथी घंटी हर 105 मिनट पे बजती है। दोस्त, इसका एलसीएम ही लंबा चौड़ा है, इसकी कहानी लंबी है। ये आपको मिलेगा एक 1200। इसका एलसीएम आप देख लो, एक बार चेक निकाल लेते हैं ना एलसीएम। कभी कभी सवाल मिल जाते हैं जिनको देखो, अब देखो यहाँ ईगो मत बनाना कि नहीं अब हम लगा ही रहे, इसको थोड़ा सा प्यार से टैकल करो इस क्वेश्चन को। 3 से दोगे 10, 20, 30 और 35 दूनी 70, 35 हाँ ठीक। फिर 5 से ले लो, 2 से भी जाएगा, 2 से जाएगा 5, 10, 15, 35। फिर 5 से ले लो 1, 2, 3, 7, यानी अब क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा। गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 5 30, 30 दूनी 60, 60 त्रिक 180 गुणित 7, 180 गुणित 7 इसका आपका एलसीएम आएगा। यानी इतने मिनट, हर 180 गुणित 7 मिनट, 180 गुणित 7 मिनट, यानी कि 1260। ये बराबर होगा 1200, 28 126। एक 1260 मिनट पर एक साथ बजेंगी, और 1260 मिनट का मतलब हो गया 180 गुणित 7 बटा 60 घंटे में बदल लेंगे तो 7 तरीके 21 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। और 12 बजे अगर बजती हैं दोपहर के, तो अगले दिन दोपहर के 12 बजे 24 घंटा होगा, उससे 3 कम कर दीजिए तो 9 बजे अपराह्न, सुबह 9 बजे घंटियां एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, डी कर लो, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे घंटियां एक साथ 21 घंटे के बाद बजेंगी। ठीक ना? अगला सवाल, 2 वर्गों का परिमाप। इसमें सवाल में दिक्कत नहीं है ना यार, घंटियां हैं, 30 मिनट पे बज रही है, 60 मिनट पे बज रही है, 90 मिनट पे बज रही है, 105 मिनट पे बज रही है, सबका एलसीएम ले लिया, तो अब अगली बार 1260 मिनट पे बजेंगी। तो 1260 मिनट 21 घंटा है। दोपहर 12 बजे अगर एक साथ बजे हैं तो 24 घंटे में अगले दिन सुबह बाद दोपहर 12 बजे बजेंगी, लेकिन 21 ही घंटा बजाना है तो 3 घंटा कम कर देंगे, यानी 9 बजे सुबह घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं मेंसुरेशन का सवाल है, आसान सवाल। मेंसुरेशन का क्या सवाल कह के मेंसुरेशन की बेइज्जती की जाए, बहुत आसान सवाल। 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, तो भैया भुजा क्या हो जाएगी वर्गों की? A1 हो जाएगा 6 और A2 हो जाएगा 8। अब क्या कह रहे हैं? इन वर्गों के क्षेत्र के योग, क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भैया? 36। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 64। और इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल, यानी एक तीसरा बन रहा है वर्ग, तो a क्यूब A3 स्क्वायर बराबर a, यानी तीसरे वर्ग की भुजा 10 हो गई। और उसका अगर परिमाप पूछेंगे तो 4A3 माने 40। ये 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे भाई। क्या कह रहे हैं? 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, यानी भुजा 6 और 8 है। इन वर्गों के क्षेत्र के योग के बराबर क्षेत्र वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा? जिसकी भुजा 6 है उसका क्षेत्र 36, जिसकी भुजा 8 है उसका क्षेत्र 64, दोनों का योग 100, यानी भुजा 10, यानी परिमाप 40। कोई तकलीफ, दुख, कष्ट, समस्या, परेशानी? ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में हम लोग आपके लिए बेहतरीन सवाल ढूंढ के ला रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार, वो एक काबिले तारीफ काम है। और अगर आप सच में प्रैक्टिस करते रहे तो जो है निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस की चीज ही है। कह रहे हैं अगला सवाल, बहुत सिंपल सवाल है कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। चलो मान लिया 100 रुपए की राशि है, 8 साल तक इन्वेस्ट की गई, तो 8 साल में 3 गुनी हो गई, यानी 300 हो गई। तो 300 में मूलधन P कितना हो गया? 100,
और ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 200। कह रहे हैं यही राशि 100 कितने सौ वर्षों में 500 हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपया मूलधन रहेगा और ब्याज कितना हो जाएगा 400। अब दोस्त एक बात बताओ, 200 रुपया ब्याज पाने में 8 साल लग गए तो 400 ब्याज पाने में कितना साल लगेगा, 16 साल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो यह अनिवार्यता निम्नलिखित में से किस संख्या से, निम्न संख्या में से किस प्रकार की होगी। तो अनिवार्यता निम्नलिखित में से किस संख्या से, सवाल ऐसा है तो 13 से विभाज्य हो तो यह अनिवार्यता निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। 11 गुणित 13 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो अनिवार्यता 11 और 13 के गुणनफल से भी विभाज्य होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कुछ और बेहतरीन सवालों के कलेक्शन के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।